Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Pakistan İslamabad'dan gelen ünlü yazar ve araştırmacı Muhammed Hafız Han, Pakistan'daki Urduca romanı tarihi perspektifiyle sizlere sunacaktır. अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन व नाज़रीन। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर खलील तोकर साहब का और इस शोबे का और तमाम नाज़रीन जो हाज़रीन बैठे हुए हैं जिन्हें उर्दू से इश्क है, उन तमाम को मेरा हज़ारों बार सलाम और इन दुआओं के साथ कि आप इस बहुत खूबसूरत ज़बान को जो तुर्की ज़बान की तरह बहुत मीठी है और बहुत प्यारी है, आप इसको सीखें और इसमें बहुत आप अरूज हासिल करें। तो आज जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान में उर्दू फिक्शन के बारे में, और उसमें थोड़ा सा पस मंज़र होगा और बाकी ये कि 21वीं सदी में हमारे यहाँ नावल और अफसाना इन दोनों के मौज़ूआत क्या हैं और इसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है, उसके बारे में ये मेरी 15 से 20 मिनट तक की गुफ्तगू है आपसे, आपकी इजाज़त से। फ़िक्शन की बात करें तो हमारे उर्दू नावल की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कोई 160 बरस, लेकिन इसका सफ़र तीसरी सदी के 22वें बरस को भी लपेटने को है कि जबकि राशिदुल खैरी के 1903 में लिखे हुए नसीर और खुदैजा को पहला उर्दू अफसाना तस्लीम कर भी लिया जाए, तुझे हमारे उर्दू नावल से लगभग 4 दहाइयाँ छुटका दिखाई देता है, लेकिन आने वाले कई दहाइयों तक इसका पंच बहुत मजबूत रहा। उर्दू नावल का आगाज़ इस्लाही तहरीकों के पालने से हुआ, जिसे इस्तेमार ने अपने नौबादियाती निज़ाम के खोंटे से इस तरह से बांध रखा था कि हरकत दिखाई तो दे, लेकिन अमलन जामिद किए जा चुके वक्त के पेंडुलम को माजी से निकलने ही ना दिया जाए। हाकिमों की ज़ुबान से लाइल्मी के सबब जो कुछ इल्मी एतबार से ट्रिकल डाउन हुआ उसे सच मान लिया गया। लिहाजा ख़त तकदीर से शुरू होने वाले ये सफ़र मरातुल उरूस और तौबतुन नसूह से रेंगता हुआ उमराव जानदा तक पहुँचा तो पैराया इजहार अंगड़ाई ले चुका था। गुज़श्ता सदी में इस्तेमारी ताकतों की बाहमी आवेज़श यके बाद दीगरे 2 आलमी जंगों की सूरत रूनुमा हुई तो हाकिमों के लिए समाज की हर सतह पर लाइल्मी को मुहीत और फितरी इर्तका को मुंजमद किए रखना मुमकिन ना रहा। यूँ उर्दू फिक्शन में दिखाई देने वाली इस्लाही मफाहमत फ़िक्री मज़ाहमत में मुनक़लिब होती चली गई तो हमारे उर्दू फिक्शन को मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, अज़ीज़ अहमद, सज्जाद ज़हीर, इस्मत चुग़ताई और हिजाब इम्तियाज़ अली जैसी शख्सियात नसीब हुईं, जिनका सियासी, समाजी, तारीख़ी, नफ्सियाती और आलमी शऊर ख़ासी हद तक अपने दौर के तकाज़ों के हम आहंग था। क़याम पाकिस्तान के बाद जहाँ मौज़ूआत बदले, असलूब और तकनीक मुतनव्वे हुई, वहाँ कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, खतीजा मस्तूर, मुमताज़ मुफ्ती, शौकत सिद्दीकी, बानो कुदसिया, मुस्तनसर हुसैन तारड़, जमीला हाशमी और मोहम्मद खालिद अख्तर ने उर्दू फिक्शन का मंजरनामा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान बनने से पहले ये था कि जो कुछ हमें हमारे यहाँ जो कॉलोनाइजेशन थी, जो कुछ मौज़ूआत हमें दिए गए और जो कुछ हमें बताया गया कि यूरोप में ये है, यूरोप में ये है, हमने उनको सच मान लिया और हमने अपने तौर पर अपनी इस्लाह करने के लिए फ़िक्शन को, जैसे कि मैंने नाम लिया डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का या मुंशी प्रेमचंद का, जहाँ से हमारा आगाज़ हुआ सारा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये मौज़ूआत बदल गए। पाकिस्तान बनने के बाद जो नावल था वो कहीं पीछे रह गया और लोगों के लिए कंसंट्रेट करना, या जिसे हम कहते हैं इर्तकाज़ करना, फ़िक्री इर्तकाज़, वो मुश्किल हुआ। तो अफसाना ओवरलैप करता गया, वो अपनी जगह बनाता चला गया।
अब यहाँ से अपनी बात शुरू कर रहे हैं। उर्दू फिक्शन का मंजरनामा बदला, लेकिन सियासी और समाजी तग़य्युरात से इबारत इस दौर में फ़िक्शन के कारी के लिए फ़िक्री इर्तकाज़ अनका हुआ तो ज़िंदगी को उसकी कामिल वजूदियत में देखने की बजाय टुकड़ों में बांट कर देखने को सहल जाना गया। बस जो आज है, अभी है, वही ज़िंदगी है। यूँ नावल ने भी अपने आप को समेटा और रही सही मकबूलियत से कतई नज़र तख्लीकी मैदान अफसाने के लिए खाली कर दिया। 20वीं सदी के निस्फ आखिर के नुमायां नावल निगार भी अफसाने की चकाचौंध से और शोहरत से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। यूं दास्तान गोई कहीं पीछे रह गई और फिक्शन का नया पड़ाव अफसाना मंजिल ठहरा। 21वीं सदी आगाज़ हुई तो गुज़िश्ता 50 बरसों में मकबूलियत की इंतहाओं को छूने वाला अफसाना बावजूद रूबा ज़िवाल था। अब अफसाने का हमारे यहाँ ज़िवाल शुरू हुआ, उसकी क्या वजूहत थी वो आपसे सामने बात करते हैं। मेरी इस राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि तकनीक के लायानी तजुर्बात, बेमानी अलामत निगारी और मौज़ूआत की कवाली ने फ़िक्शन के कारी को बहुत हद तक अफसाने से दूर कर दिया था। ऐसे में मौजूद चंद हुनरमंद और नब्ज़शनास अफसाना निगारों और आलमी अफसानवी अदब से धड़ाधड़ किए जाने वाले तराजिम ने फसाना कहने का भरम रख लिया, वगरना मौजूदा सदी उर्दू फिक्शन की इस सनफ से खाली हो चुकी होती। जबकि अहद हाजिर बिलाशुबा नावल के अहिया का अहद है। 20वीं सदी के रुबा आखिर में शोहरत नसीब होने वाले नामवर नावल निगारों ने नए नावल निगारों की कहकशा से हम आसमां होकर इस तौर नई सदी में कदम रखा कि उर्दू नावल को जहान ताज़ा में मानी आफरीन और आबरू मंद कर दिया। अब ये एक तरफ जब 21वीं सदी में आते हैं अफसाना पीछे रह गया, और जो नावल निगार चले आ रहे थे 20वीं सदी से वो भी 21वीं सदी में आए, जैसे तारक साहब थे, बानो कुदसिया थी, ये दूसरे लोग थे, लेकिन इसमें नए लिखने वाले भी आ गए और दोनों ने मिलकर एक नई कहकशां बनाई। यहाँ नए नावल निगारों से मेरी मुराद कुल्ली तौर पर नौ आमोज अदीब नहीं, बल्कि इनमें नुमाया तर वही रहे जो इससे कबल अदब की किसी और सिन्फ के खूगर चले आ रहे थे। इसका हवाला मैं वहीद अहमद, अख्तर रज़ा सलीमी, अज़रा अब्बास और सैयद काशिफ रज़ा के अस्मा में देखता हूँ, जो शायरी में नामवरी के बाद नावल निगारी की तरफ आए। इसी तरह अफसाना निगारों में यूनुस जावेद, खालिद फ़तेह मोहम्मद, अनवर सेन राय, हसन मंजर, मोहम्मद इलियास, आसिम भट्ट, असगर नदीम सैयद, नीलम अहमद बशीर, ताहिरा इकबाल, रिफाकत हयात, हमीद शाहिद, अली अकबर नातिक, गाफिर शहजाद, नजमुद्दीन अहमद और आमना मुफ्ती ने कहानी कहने के हुनर को वसी कैनवस अता करते हुए नावल आशना किया। साहिबो 21वीं सदी हर गाम तहलका खेज और हंगामा साज चली आती है। जो लम्हे मौजूद में है वो अगले लम्हे में मफकूद। तन्हाई, तशद्दुद, मुग़ायरत, असाबी तनाव, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की बेतौकीरी ने दुनिया भर में रूनुमा होने वाली मस्बत तब्दीलियों को भी हमारे यहाँ रौंद के रख दिया है, मगर कारवाने हयात रुका तो नहीं। ईजादात के तहय्युर और अलूम की डिजिटलाइजेशन ने हमसे हमारी रज़ा पूछे बिना ही हमें दुनिया भर से ऐसा जोड़ा, बल्कि तोड़ा कि घर का हर फर्द एक दूसरे से बेगाना होकर रह गया। ज़िंदगी का कैनवस बज़ाहिर वसी हुआ, लेकिन जिंदगानी घड़ी के किसी कोने खुदरे में मुक़य्यद कर दी गई। ज़िंदगी की रफ्तार अगरचे तेज़ तर हुई, लेकिन ज़िंदगी करने के औसाफ कहीं पीछे रह गए। ऐसे में तारीख़, तहज़ीब और सकाफ़त से जुड़त ने 21वीं सदी के फ़िक्शन निगार की न सिर्फ तख्लीकी रहनुमाई की, बल्कि बरगश्ता व बदगुमा, ये लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल होंगे, बरगश्ता व बदगुमा के वो जो नाराज़ थे, वो जो लोग नाराज़ हो चुके थे, कि बल्कि फ़िक्शन निगार की न सिर्फ तख्लीकी रहनुमाई की, बल्कि नाराज़ कारी पढ़ने वाला तक रसाई के वसीलों पर दस्तरस अता की।
यहाँ तहजीबी नॉस्टैल्जिया और आलमी मंजरनामे के पस मंज़र में ख़ुद को तलाशने का शऊर हमारे फिक्शन में दर आया तो मतन, हैत, असलूब और तकनीक में नए जहानों और नए इम्कानात की राह सुझाई दी। ये कहीं उर्दू मुश्किल तो नहीं है? ठीक है। फिक्शन, ख़ास तौर पर नावल लिखने के लिए माजी के शऊर, हाल के इदराक और आने वाले ज़मानों में झांकने और दूर तक देखने का हुनर चाहिए होता है। फिक्शन में अगर अफसाना जुज़्व है तो नावल उसका कुल। नावल लिखना ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तमाई तामुल की मोनो ट्रैक नहीं बल्कि मल्टी ट्रैक तफ़हीम है। यही सबब है कि जब जब ज़िंदगी का गरीबा तंग हुआ तो सांस लेने की सहूलत के वास्ते फितरी तौर पर फिक्शन के तख्लीकी दस्तूर में नावल का मकाम फिर से मुतय्यन हुआ, जो अफसाने के मुकाबिल ज़िंदगी की बरतर और मुफस्सल तहजीबी, सियासी और समाजी दस्तावेज़ है। अपने आप से बिगानगी के आलम में आज अगर उर्दू अदब के कारी ने नावल को बेस्ट सेलर सन्फ तक पहुंचा दिया है तो ऊपर बयान करदा यानी मुतज़क्करा पस मंज़र में कुछ ऐसा अजीब नहीं। 21वीं सदी का आगाज़ आलमी सतह पर 9/11 से हुआ तो ट्विन टावर का मलबा हमारे गली कूचों में आन गिरा। अफ़गानिस्तान में अगर तोरा बोरा हुआ तो करिया करिया हमारा लहू लहू हुआ, करिया करिया कोना कोना हमारा लहू हुआ। हाल गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुआ तो ब्रेन ड्रेन का तनासुब बढ़ गया। दानिश की हिजरत का खला हमने जहालत से पुर करने की कोशिश की तो तय दर तय तफरका और तबक दर तबक तशद्दुद बढ़ता चला गया। ऐसे में उर्दू फिक्शन बिलखसूस नावल में मौज़ूआत की नई जेटें खुली, नई सफ़बंदियाँ हुईं। रद्द मकामियत के बाद मकामियत तरजीह हुई। इससे पहले ये था कि हम अपने लुकैल से, अपने मौज़ूआत से जो हमारे सॉइल से जुड़े हुए हैं, जो हमारी नेशन से जुड़े हुए थे, हम फिक्शन में उनको एक तरफ करके हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले गए थे। हम दुनिया जहान की बात तो करते थे लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़त को हम बड़ा हकीर ख्याल करते थे। उसको मैंने रद्द मकामियत की बात की है। तो ये अब दौर ऐसा हुआ 21वीं सदी में कि हमने रद्द मकामियत को छोड़कर मकामियत को, हमने अपनी ज़मीन को, अपने लोगों को, अपनी कौम को तरजीह देने का अमल शुरू किया। जोग्राफियाई हदूद मौसर ना रही तो मुआशरती चलन में चैलेंज बढ़ते चले गए। आज के अहद के तनाजुर में तहजीबी और तारीख़ विरसे की बादशाफ्त फिक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज ठहरा। रिवायात की शिकस्त और रेख्त और शख्सी बिगानगी के दौरान ज़िंदगी के अज्जा में फ़लसफ़ा ढूंढने की बजाय ज़िंदगी खुद एक फ़लसफ़े के तौर पर तख्लीक कार के सामने थी। इसीलिए कि किसी बहुत बड़े फ़लसफ़े की बुनियाद पर लिखे जाने वाला फ़िक्शन उस फिक्शन की तरह डाली गई कि जो ज़िंदगी को असरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक इस तरह मुसव्विर करे, पेंट करे कि उसकी हरासानी की गुत्थियाँ सुलझ सकें। इसके वास्ते कहीं तारीख़ व तहज़ीब से मदद ली गई और कहीं बसारत और समात के सामने वक़ू पज़ीर होते वाक़यात से, और कहीं उन सवालों से कि जिनके सबब ग्लोबल मुआशरत ख़तरात से दो चार है। इन 22 बरसों में जो 21वीं सदी के 22 बरस वाला फ़िक्शन आज के इंसान का बातनी रिज़मिया है कि जिसमें ख़ुद को अलग से शनाख्त करने और अपने ऊपर मुसल्लत कर दिए गए अज़ाबों के अंबों में अपने आप को तलाश करने का हुनर पिन्हा है, छुपा हुआ है। आज का फ़िक्शन ज़िंदगी को उसके असरी तनाजुर में देखने, परखने और समझने की कोशिश है। ये तनाजुर पाकिस्तानी इकाइयों के लिसानी, सकाफ़ती, तहज़ीबी और तारीख़ी विरसे में गुंदा हुआ है। यही तनाजुर हमें आज के फ़िक्शन की लिसानी तश्कीलात में भी दिखाई देता है। तारक साहब का नावल डाकिया और जुलाहा, खालिद फ़तेह मोहम्मद का टिब्बा, हसन मंज़र का धनी बख्श के बेटे, ताहरा इकबाल का नीली बार, अख्तर रज़ा सलीमी का जंदर, रिफ़ाकत हयात का मीर वाह की रातें, आतिफ़ अलीम का गर्द बाग, ये सब नावल हैं। और सैयद काशिफ़ रज़ा का चार दरवेश और कछवा इस नौइयत के नावलों की मारूफ मिसालें हैं। नफ्सियाती एतबार से अपने होने का खोज लगाते हुए नावलों में
इकरामुल्लाह का नावल आवाज़ के साए, मिर्ज़ा अतर बेग का गुलाम बाग और आसिम भट्ट का दायरा बेहतरीन काविशें हैं। 21वीं सदी के उर्दू फिक्शन का एक और इम्तियाज़ दानिश की हिजरत को तख्लीकी धारे में लाना है। दानिश की हिजरत, मैंने इसमें कहा ब्रेन ड्रेन, कि जब हमने कदम रखा 21वीं सदी में, ये ट्विन टावर का मसला हुआ और अफ़गानिस्तान का मसला हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने ये अपना वतन छोड़ना शुरू कर दिया, अपने मुल्क को छोड़ने चले गए। तो इसको मैंने दानिश की हिजरत के, बहुत पढ़े लिखे लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाने लगे। 9/11 के बाद की गैर यकीनी ने जहां समाजी रवैयों को बदला, वहां इंसान की ज़मानी और मकानी तरजीहात को भी बदल कर रख दिया। वतनीयत, अदम तहफ़्फ़ुज़ का इस्तारा हुई तो इस सदी की पहली दहाई ख़ास तौर पर हिजरत से इबारत रही। लेकिन वारदात ये हुई कि तर्क वतन के बाद सकूनत के लिए वही मुल्क इंतखाब हुए जो इस्तेमार की अलामत और पैदा की गई गैर यकीनी का बायस थे। मीर साहब के शेर है ना कि क्या सादा है मीर कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं, कि हमने जिन मुल्कों के लिए अपना मुल्क छोड़ा, हमने पनाह भी उन्हीं मुल्कों में लेने की कोशिश की। क्या दानिश का इतने बड़े पैमाने पर इनखला मतलूबा नतायज का हामिल हो सका? बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब ताबीर याब हुए या फ़र्द की तन्हाई और बेचारगी की नज़र हुए? इन सवालों के जवाब कई जेतों से हमें तारड़ साहब के नावलों ए गज़ाल शब, खसो खाशाक ज़माने, हसन मंजर के बीर शिबा की एक लड़की, नीलम अहमद बशीर की ताउस फ़कत रंग और शराज दस्ती के नावल सासा में दिखाई देता है। इस तरह वाक़ियात और मौज़ूआत की बूकलमूनी डाइवर्जेंसी, इस तरह वाक़ियात और मौज़ूआत की बूकलमूनी के होते हुए भी कई नावल निगारों ने अपने यहाँ तकनीक के अहम तजुर्बात किए। वाक़ियात को सानवी हैसियत देते हुए उन्होंने किरदार निगारी और हैत के ज़ुमरे में नए इम्कानात को तरजीह दी। अनीस नागी एक मारूफ नाम है हमारे यहाँ फ़िक्शन का। अनीस नागी ने अपने नावल पुतलियाँ और वहीद अहमद ने ज़ैनों में तमसील निगारी से, और अख्तर रज़ा सलीमी ने जागे हैं ख्वाब में ख्वाब दर ख्वाब की तासुर अंगेज़ी से कारी के ज़ौक़े मुताले को महमेज़ किया है। नावल भेद में आसिम भट्ट और तकून की चौथी जहत में इकबाल खुर्शीद ने अपने किरदारों और असलूब के अलावा हैत में किए गए तजुर्बात को प्लाट की बुनत और रब्त पर बरतर गर्दाना है। बिलाशुबा तकनीक के इन तजुर्बात के लिए हुनरमंदी का साथ रहे तो वाक़ियात के फितरी तसलसल को संभालना मुश्किल नहीं रहता। मिर्ज़ा अतर बेग ने अपने नावल हसन की सूरत हाल में तकनीक के साथ साथ लिसानी तश्कील और लिसानी तजुर्बात को बरूए कार लाते हुए अपनी मुश्किल पसंद तबा को वाज़े किया है। मकामियत को मस्बत तरजीह देने के बाद में हमारे फ़िक्शन निगार अगरचे कुछ देर से आए, लेकिन इसकी वजूहात से भी सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। आज़ादी के हसूल के बाद भी एक तवील अरसे तक ग़ुलामी का ट्रांस बाकी रहा, लेकिन नौबादियात के बाकी ना रहने का यकीन हो जाने के बाद भी उसके रद्द अमल में मकामियत की मस्बत तफ़हीम सामने ना आ सकी। इसे कानूनियल मेंटेलिटी का हैंगओवर भी समझा गया, लेकिन तारड़ के नावल खसो खाशाक ज़माने, खालिद फ़तेह मोहम्मद के शायर मदफून, असगर नदीम सैयद के टूटी हुई तनाब उधर और हिना जमशेद के अवलीन नावल हरी यूपिया में मकामियत के मस्बत वजूद को महसूस किया जा सकता है। कुछ दोस्तों के नज़दीक मकामियत की असर नौ दरियाफ्त आलमी रुझान का तसलसल है, लेकिन मेरे नज़दीक दीगर नौबादियाती खित्तों के फ़िक्शन में दाराने वाला ये रुझान पाकिस्तान में लिखे गए उर्दू फ़िक्शन से ज़मानी और फ़िक्री लिहाज से ख़ासा मुख्तलिफ है, इन पीरियड वाइज भी और थॉट वाइज भी, दोनों तरफ से ये है। हमारा जो मकामियत का फ़लसफ़ा है, हमारा मकामियत में फ़िक्शन लिखने का जो तजुर्बात है, ये बाकी उन मुल्कों से मुख्तलिफ है जो नौबादियात का हिस्सा रहे हैं। हमारे फ़िक्शन राइटर ने इसे अपनी आँख से देखा, अपने फ़हम से समझा और अपने ज़ाविया निगाह से मुसव्वर किया, ख़ास इस अंदाज़ में कि इसका मजमूई तासुर इनफरादी की बजाय इज्तमाई शऊर की बुनियाद पर हो।
ہمارے ہاں فکشن سیاسی ہو، سماجی ہو یا تاریخی، عمومی طور پر عورت اور مرد کے مختلف سطح کے تعامل یعنی انٹریکشن کو اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کہانی کی بنت جینڈر بیلنس سے محروم نہ ہونے پائے، لیکن یہ توازن وہاں قائم نہیں رہ پاتا جب کسی خاص عورت یا مرد کا کردار ہی اس کا مرکزہ یا موضوع ہو۔ خاصے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ صدی کی 6 اور 7ویں دہائیوں میں لکھے گئے ناول کے برعکس اس موضوعاتی امتیاز کے ناول زیادہ تر مرد حضرات نے لکھے ہیں۔ انیس ناگی کا ناول صاحبہ اور ناراض عورتیں، عذرا عباس کا درد کا محل وقوع، انور سین رائے کا ذلتوں کا اسیر اس نوعیت کے ناولوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ واضح رہے کہ مؤخر الذکر دونوں ناول ایک ہی نسوانی کردار یعنی سارہ شگفتہ، بڑی مشہور شاعرہ تھیں، ان پر لکھے گئے۔ جو عذرا عباس کا ناول اور انور سین رائے کا، دونوں میاں بیوی ہیں، ان دونوں نے ناول لکھے ایک ہی کردار، سارہ شگفتہ جنہوں نے سوسائڈ کی تھی، بہت اچھی شاعرہ تھی، لیکن یہ دونوں ناول اپنے اسلوب، حیت، بنت اور بہاؤ کے اعتبار سے دونوں الگ تاثر کے حامل ہیں۔ گزشتہ 22 برسوں میں لکھے گئے اردو فکشن کا یہ امتیاز رہا ہے کہ عہد موجود کے تمام تر ہنگام، ناہمواری اور دہشت گردی کے باوجود اس خطے کے ماضی میں رونما ہونے والے انسانی المیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکا۔ تقسیم ہند کے فسادات سے جنم لینے والا انسانی المیہ ہو یا سکوت ڈھاگا کی صورت وقوع پذیر ہونے والا قومی المیہ، ایک مدت گزرنے کے باوجود ہر دو موضوعات ہمارے فکشن نگاروں کی ترجیحات سے کھرچے نہیں جا سکے۔ ہم 21ویں صدی میں آ گئے، میں گزشتہ 22 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا، 2 ملک بنے، لیکن یہ جو ایک واقعہ تھا، اور پھر 1971 میں ڈھاکہ فال ہوا، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا، لیکن ان دونوں کو یہ 50 سال اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری جو 21ویں صدی کے یہ 22 برس ہیں، ان دونوں موضوعات کو بھلایا نہیں جا سکا، ان پر بھی بات ہوئی۔ تقسیم ہند کے باب میں تارڑ صاحب کا خس و خاشاک زمانے، یونس جاوید کا ستونت سنگھ کا کالا دن، خالدہ حسین کا کاغذی گھاٹ اہم ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پس منظر میں خالد فتح محمد کا خلیج ایک نوجوان افسر کی چشمدید روداد ہے۔ وہ ایسی جنگ کا حصہ بنے جو ہارنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ محمد حمید شاہد نے بھی مٹی آدم کھاتی ہے میں اس المیہ کو اپنے تخلیقی جوہر سے برتا ہے۔ ہمارے اطراف پہ رونما ہونے والے ثانیات میں فلسطین اور افغانستان بھی ایسے موضوعات رہے ہیں جنہوں نے ہمارے فکشن نگار کو تخلیقی اور شعوری سطح پر متاثر کیا ہے۔ حسن منظر نے اگر اپنے ناول حبس اور سلمہ اوان نے لاہورن فلسطین میں فلسطین کی جد و جہد آزادی کو سامنے رکھا ہے، تو تارڑ صاحب نے قلعہ جنگی اور انیس ناگی نے 313 بریگیڈ اور زیف سید نے گل امینہ میں افغانی عوام کی استعمار کے جبر کے خلاف گزشتہ 40 برس سے جاری مزاحمت کو آفاقی جہتوں سے آشکار کیا ہے۔ 21ویں صدی جہاں سائنسی ایجادات کی بدولت سہولتوں اور آسانیوں کی صدی کہی جا سکتی ہے، وہاں فطرت کے معاملات میں غیر فطری دراندازی نے بنی نوع انسان کے لیے اس کی بقا سے منسلک مسائل بھی پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، جن میں سر فہرست ماحول کو 2-4 خطرات ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہمارا 21ویں صدی کا فکشن ہے، اس میں ہمارا ناول نگار ہو چاہے افسانہ نگار ہو، وہ بطور خاص جو ہمارے ماحول کو خطرات 2-4 ہیں، اس سے غافل نہیں ہے۔ ماحول میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، پانی کی کمیابی کا ہے، بدلتے موسموں کا ہے، کلائمیٹ چینج کا ہے۔ ان تمام کو موضوعات بنایا جا رہا ہے ہمارے افسانوں میں بھی اور ہمارے ناولوں میں بھی۔ یہاں پر میں خالد فتح محمد کا ناول کوہ گراں، ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جس میں پانی کی کمیابی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آمنہ مفتی کا ناول آیا ہے پانی مر رہا ہے، اس میں بھی پانی کی بڑھتی ہوئی کمیابی کو خاص طور پر ہمارے ہاں بارشیں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں، ہمارے ہاں سیلاب بھی بے تحاشا آتے ہیں،
لیکن ہمارے یہاں پانی سٹور نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں سٹوریج کی فیسلٹیز کو اس طریقے سے نہیں بنایا جا سکا جیسے بنایا جا سکے. اس بات کو ہمارے حاکموں نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ہمارے لکھنے والوں نے اس بات کو، ہمارے فکشن لکھنے والوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے، اور ان کی جو اویئرنیس ہے نا وہ کسی طور پر ہی کم نہیں ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں بڑھتی ہوئی ڈیجیٹلائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تسلط کو مرزا اطہر بیگ نے اپنے ناول صفر سے ایک تک میں سمویا ہے. کم و بیش یہی امتیازات ان 22 برسوں میں ہمارے افسانہ کا جھومر رہے ہیں. جو موضوعات ہمارے ناولوں میں تھے کم و بیش وہی اب ہمارے افسانوں میں آئے ہیں. نئے آنے والے افسانہ نگاروں میں سے فاریہ ارشد، عثمان عالم، انجلا ہمیش، اسرار شاکر، فیصل زرغام اور آدم شیر نے اپنے موضوعات، کرافٹ، کہانی کہنے کے ہنر اور علامت کے برمحل اور بامانی استعمال سے اپنے قاری کو متاثر کیا ہے. معذرت. 21ویں صدی کے ناول اور افسانے کا تقابل چاہیے تو ہمارے دوست مبین مرزا کے الفاظ میں یہی کام افسانے میں اس کے سکیل کے مطابق ہوا ہے اور ناول میں اس کے سکوپ کے مطابق. افسانے میں سکیل چھوٹا ہوتا ہے، ناول میں سکوپ بڑا ہوتا ہے، موضوعات اسی طور بڑھتے گئے. اگرچہ ہمارا افسانہ آج بھی اس بحث کی زد میں ہے کہ یہ علامتی ہے، تلمیحاتی ہے یا استعاراتی، لیکن کچھ طے نہیں ہو پا رہا. کچھ ناقدین کے خیال میں ہمارا فکشن عظیم تخلیقی تجربے سے محروم ہے، لیکن میرے نزدیک اس رائے کا قائم کرنا قبل از وقت ہے. کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو فکشن ہے نا اس میں کوئی بہت بڑا تخلیقی تجربہ نہیں کیا گیا، اس سے ہمارا یہ 150 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ محروم چلا آتا ہے تخلیقی تجربے سے. لیکن جو میری رائے ہے کہ یہ رائے قائم کر لینا یہ قبل از وقت ہوگا، چونکہ کسی چیز کا، کسی بڑے عدد کا عرصہ متعین کرنے کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں. بدلے ہوئے منظر نامے اور ابلاغی یلغار کے اس عصر میں کسی تخلیق کے عظیم ہونے یا نہ ہونے کا تعین کیا جانا سمری ٹرائل سے ممکن نہیں ہے. یہ فیصلہ وقت کو کرنے دیجیے، وہی منصف ہے. اب آخر میں ایک جملہ مترجہ جو درمیان میں ہوتا ہے لیکن آخر میں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ناول اور افسانے کے باب میں اپنا نام باوجہ شرمندگی نہیں بلکہ باسبب تہذیبی انکسار نہیں لیا، وگرنہ میں بھی 1971 سے اسی دشت میں ہوں اور افسانہ لکھے چلے جا رہا ہوں اور ناول اور تحقیق تنقید پتہ نہیں کیا کچھ چلا آ رہا ہے. تو میں نے اپنا نام اس میں اسی وجہ سے نہیں لیا کہ میرا انکسار مجھے اجازت نہیں دیتا. بہت شکریہ.